हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी दैट वाज ऑन 5 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग। व्हेन आई मेड दैट वीडियो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना ज़रूरी इस चीज़ पे बात करना है कि सही क्या करना है, उतना ही ज़रूरी होता है इस चीज़ पे बात करना कि क्या नहीं करना है। तो हमने डूज़ तो डिस्कस कर लिए थे कहीं ना कहीं पिछले टिप्स में, लेकिन हमने डोंट्स नहीं डिस्कस किए थे। मैंने थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की। मैंने मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है विद जिन स्टूडेंट्स को मैं टीच करता हूँ उनके साथ, तो मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्शन करके सोचा कि कौन सी ऐसी बुरी आदतें, हैबिट्स, टेंडेंसीज़ या फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्रूवमेंट को रोकते हैं, ठीक, राइटिंग के अंदर। और इंटरेस्टिंगली अब की बार मेरे दिमाग में कोई 5 टिप्स नहीं आए, मेरे दिमाग में 2 ही टिप्स आए। सिर्फ 2 ऐसे बड़े फैक्टर होते हैं जो अगर आपकी तैयारी में प्रेजेंट हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट होने से रोकेंगे इन राइटिंग। तो वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं उनकी बात आज करेंगे। फॉर सम वियर्ड रीज़न माई कैमरा हैज़ डिसाइडेड टू फोकस ऑन द बुक्स बिहाइंड। मेरे कैमरा को लग रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ आज, तो आई होप यू डोंट माइंड द ब्लरी इमेज। शायद अगर मैं पीछे हो जाऊँ, या सो द कैमरा थिंक्स द बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक द बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मी सर्टनली, बट मेरे कैमरा को चाहिए था कम से कम मेरी वीडियो में मेरे पे फोकस किया जाता। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द 2 फैक्टर्स आर। देखिए, इसमें से एक फैक्टर साइकोलॉजिकल है, एक प्रैक्टिकल है। हम हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो कई बार प्रैक्टिकल चीज़ों की बात नहीं हो रही होती, कभी कभार मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ तो थ्योरेटिकल चीज़ें ही डिस्कस हो रही होती हैं, बट कम से कम अपने चैनल पे हम बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरी प्रैक्टिकल बातें होती हैं उतनी ज़रूरी साइकोलॉजिकल बातें भी होती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर से। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपकी राइटिंग की इम्प्रूवमेंट को प्रिवेंट करता है वो होती है मेंटालिटी टू इम्प्रेस द एग्ज़ामिनर। बहुत सारे बच्चे जब आइल्स की दुनिया में आते हैं, कहीं ना कहीं वो ये आइडिया डेवलप कर लेते हैं कि आइल्स एग्ज़ाम इज़ अबाउट इम्प्रेसिंग द एग्ज़ामिनर। बिलीव मी, अगर मैं भी एग्ज़ाम में जाके बैठ जाऊंगा ना और ठान लूँगा कि मेरा एक ही काम है एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है, तो मैं भी एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाऊँगा। बिलीव मी, अगर कोई बच्चा बैंड 9 भी स्कोर करता है तो शायद एग्ज़ामिनर उससे भी इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि जो बैंड 9 की लैंग्वेज है वो क्या है, एक अच्छे एजुकेटेड एक इंसान जिसने थ्रू आउट हिज करियर अपनी राइटिंग पे काम किया है, उसके बैंड 9 आ जाएंगे। देयर इज़ नथिंग इम्प्रेसिव अबाउट दैट। देयर आर मैनी बैंड 9 राइटर्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो मैंटेलिटी लेके जब हम जाते हैं, ख़ास करके हम में से वो बच्चे जो बैंड 5 या बैंड 5.5 पे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट 6 या 6.5 है, तो ना तो ये प्रैक्टिकल होती है, ठीक, ये सोच कि मेरा काम है राइटिंग के अंदर एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना, और मुझे लगता है ना ही ये आपको तैयारी के मामले में सही दिशा में ले जा रही होती है। अच्छा, ये जो हैबिट होती है टू इम्प्रेस द एग्ज़ामिनर, इसको मैं शॉर्टकट मेथड भी कहता हूँ कि कई बच्चे शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हैं टू इम्प्रूव देयर राइटिंग। तो ऐसे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ऐसे टीचर्स और ऐसे वीडियोस की तरफ जो उन्हें कहते हैं कि देखिए जी, ये 10 वर्ड कर लें, ये 20 वर्ड याद कर लें, या 50 वर्ड याद कर लें, इसे ऐसे में लिख दें धक्के से और एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। एग्ज़ामिनर रह ही नहीं पाएगा आपको 7.5 या 8 देने से। तो अगर आप खुद को ऐसी वीडियोस या ऐसे टीचर्स या ऐसी टिप्स की तरफ अट्रैक्टेड पाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर ये मेंटालिटी है। आपको लगता है कि आइल्स की राइटिंग के अंदर इम्प्रूव करना का मतलब यही होता है कुछ ऐसे वर्ड्स या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आ जाना जिसको आप वहाँ पे घोट सको। आई डोंट नो इफ घोट इज़ इफ घोट इज़ इवन अ हिंदी वर्ड, पर पंजाबी च आप कहना घोटना, ठीक। तो आपकी सोच ये है कि कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी मिल जाए जिन्हें आप राइटिंग में घोट सको और आपका काम बन जाए। तो मैं यहाँ पे आपका ये जो बबल है ये फोड़ना चाहूँगा। मुझे लगभग 10 साल इस फील्ड के अंदर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने वाले हैं, एंड आई हैव सीन अ लॉट इन द फील्ड। एक चीज़ जो मैंने कभी होते नहीं देखी वो ये है कि कोई बच्चा ऐसे 100 वर्ड्स याद करके या कोई 4 ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स याद करके आइल्स में इम्प्रूव कर पाया हो। ये होने वाली चीज़ नहीं है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ये जो मेंटालिटी आपकी
कि हमने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है, या हमने कोई शॉर्टकट 10-12 वर्ड सीख लेने हैं, या मैंने ये फ़लाँ ग्रामर का स्ट्रक्चर सीख लेना है और मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसा करके आप खुद को वंचित रख रहे होते हैं, डिप्राइव कर रहे होते हैं फ्रॉम एन एक्चुअल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। तो जब भी मेरे पास कोई मेरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आता है, या जब मैं ऑनलाइन किसी कोर्स में किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, यूजुअली मेरी आदत होती है ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टेल देम कि आपकी आने वाले दिनों में, महीनों में मेहनत तय करेगी कि आप इम्प्रूव करेंगे कि नहीं। मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो, या मेरे को कोई घुट्टी नहीं है ऐसी कि जो मैं आपको पिला दूँ और अचानक उससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे बच्चे भी हुए हैं जो 5 से 7 तक इम्प्रूव हो गए हैं राइटिंग में। ऑफ कोर्स उसमें लक का भी थोड़ा हाथ रहा। ये तो बड़ी ही आम चीज़ होती है कि 6 या 6.5 से 7 या 7.5 पे चले जाना, या 5 से 6 पे चले जाना, 5.5 से 6.5 चले जाना। पर कभी भी जब कोई बच्चा इम्प्रूव करता है, मैं उसका श्रेय इस चीज़ को नहीं देता कि उसको ये फलां वर्ड्स आते थे या ये ग्रामर स्ट्रक्चर आती थी। द रीज़न वो स्टूडेंट इम्प्रूव करता है बाय हाफ अ बैंड और अ बैंड और समटाइम्स इवन मोर इज़ बिकॉज ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क। आपको शायद ये कोई नहीं बताएगा। अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो वो आपको कहेगा कि हमारा ये फ़लाँ प्रोडक्ट ख़रीद लो और इससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ये चीज़ आपको कोई ऐसा टीचर ही बताएगा जो एक्चुअली चाहता है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो, जिसे सिर्फ पैसे कमाने तक मतलब नहीं है। तो इसे दिमाग में बिठा लें, बेस्ड ऑन माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, नो शॉर्टकट्स एग्जिस्ट इन आइल्स। तो ये मैंटेलिटी छोड़ देनी है कि मैंने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है। आपने इम्प्रेस नहीं करना, आपने धीरे 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 करके जो भी टीचर आपके पास हैं उनसे चीज़ें सीखनी है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, फिर इम्प्रूवमेंट आएगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, और मुझे उम्मीद है मैं ज़्यादा थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा मैंने लंबा नहीं खींच दिया होगा, बोरिंग नहीं हुआ होगा आपके लिए। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होने को रोकता है, वो होता है बुरे सैम्पल आंसर्स पढ़ना। हाँ, मुझे पता है मैंने लास्ट वीडियो में भी सैम्पल आंसर्स पढ़ने की बात कही थी। पिछली बार हम कह रहे थे अच्छे सैम्पल आंसर्स पढ़ना। जो सबसे बड़ी अड़चन होती है आपकी इम्प्रूवमेंट में वो होती है बुरे ऐसे सैम्पल आंसर्स पढ़ना। और मैं बताना चाहूँगा ये मेरे दिमाग में अचानक कैसे आया। तो मैं अपनी वीडियो के कमेंट पढ़ रहा था और उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर कहाँ से पढ़े हैं एसेस, और नीचे कुछ खास बुक्स के नाम लिए गए। तो मैं उन बुक्स के नाम भी ले देता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा देयर इज़ नथिंग पर्सनल अगेंस्ट दीज पीपल। लेकिन आइल्स की राइटिंग के लिए जो सबसे बुरी बुक्स मैं मानता हूँ, सबसे बुरी में से वो एक मक्कड़ आइल्स की बुक है और एक परतेश ठक्कर की बुक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स इंडियन राइटर्स द्वारा देखी हैं आइल्स एसेस पे, वो सभी की सभी बुरी बुक्स हैं। मैं आज तक एक भी इंडियन राइटर की ऐसी बुक नहीं देख पाया एसेस की जिसको देख के मैंने ये कहा हो कि ये बच्चे का नुकसान नहीं करेगी। मक्कड़ आइल्स की जो बुक है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसके अंदर 300-400 ऐसे पढ़े हैं, और 300-400 ऐसे अगर किसी बुक में पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम में जो ऐसे आना वो उसी में से आएगा, क्योंकि आइल्स वालों के पास इतने ऐसेज तो है नहीं कि वो नए नए ऐसे बनाते रहें। लेकिन उसके अलावा जो उसका कंटेंट है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अप्रोच है, उसमें इतना कुछ गलत है और आपस में इतना अंतर्द्वंद है, इतनी इनकन्सिस्टेंसी है एसेज में कि उसको पढ़ के आप अपना नुकसान ज़्यादा करोगे, फ़ायदा कम। फिर सवाल ये उठता है कि सर फिर कौन सी बुक अच्छी है, कौन से राइटर को हम पढ़ें, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल शख्सियत है जिसकी राइटिंग हम पढ़ें। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं अच्छे, खास करके जो कैम्ब्रिज IDP BC के साथ काम करते रहे हैं लोग, वो ऐसे सैम्पल आंसर्स की बुक्स बनाना पसंद नहीं करते। वो मोर लाइक स्किल बेस्ड बुक्स बनाते हैं, वर्क बुक्स बनाते हैं, और वो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमने सैम्पल एसेस पढ़ने हैं। तो आपके पास बेस्ट चॉइस जो रह जाती है, यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे सकता हूँ। एक ऑप्शन तो ये होता है कि बुक्स का पीछा छोड़े, अच्छे सैम्पल आंसर्स के लिए बुक्स ढूंढने के चक्कर में मत रहें। रैदर कुछ अच्छी वेबसाइट्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप आइल्स साइमन, आइल्स लेज, आइल्स एडवांटेज ऐसी वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसे सैम्पल आंसर्स पढ़ेंगे तो दीज आर गोइंग टू बी ऑल गुड सैम्पल आंसर्स। मतलब कुछ कमियाँ उनमें हो सकती हैं, खास करके जो लिस्ट के एसेज होते हैं उनमें कुछ माइनर कमियाँ रहती हैं, बट नथिंग मेजर। ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान बड़ा वहाँ से होगा।
एक और वेबसाइट है आइल्स फोकस, आप वहाँ पे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स आर रन बाय एक्स एग्जामिनर, सो दे आर सेफ। तो आप रैदर यहाँ से एसेस पढ़ा करें। ये जो समस्या मेरे सामने पहली बार नहीं आ रही, ये पिछले जब से मैंने ऑलमोस्ट करियर स्टार्ट किया तब से मैंने ये समस्या फील की है कि आइल्स की फील्ड में अच्छी सैम्पल एसेस वाली बुक नहीं है। 2-3 साल पहले मैंने एक छोटा सा कह लीजिए एफर्ट किया था। मैंने क्या किया कि इन सारी वेबसाइट्स पे मैं चला गया, और भी वेबसाइट्स जो मुझे पता थी या जो पब्लिश्ड बुक्स पता थी बाय गुड ऑथर्स, मैंने उसमें से सारे एसेज निकाले और उस एसेज को निकाल के एक बुक बना दी। उस बुक में मैंने 2 तरह के इंडेक्स रखे। एक तो उन एसेज को ऐसे टाइप के अनुसार डिवाइड करती है, जैसे डिस्कशन ऐसे, एग्री डिसएग्री ऐसे एंड ऑल दैट। और एक दूसरा इंडेक्स है जो उनको टॉपिक एरिया के अनुसार डिवाइड करता है, जैसे कि पेरेंटिंग, क्राइम के टॉपिक्स अलग पड़े हैं, आर्ट्स वाले टॉपिक अलग पड़े हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी विलक्षण किस्म की बुक है। ऐसी कोई बुक जहाँ तक मुझे पता है आइल्स की दुनिया में अभी नहीं छपी है। बट इस बुक का श्रेय मैं ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा इस बुक में मेहनत सिर्फ इंडेक्स बनाने की थी, अच्छे सोर्सेज में जाके एसेज कलेक्ट करने की थी और उन्हें थोड़ा बहुत एडिट करने की थी। 200 एसेज लगभग उस बुक में, और उसमें से 40-50 को मुझे एडिट करना पड़ा ताकि उनमें आपस में थोड़ी कंसिस्टेंसी दिख सके। अगर आप वो बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। एंड वो बुक सिर्फ ये करेगी कि आपको उन वेबसाइट्स पे जाके एसेज नहीं देखने पड़ेंगे, एक, और दूसरी चीज़ आपको एसेज डिवाइडेड मिल जाएंगे ऐसे टाइप के अनुसार और उनके सब टाइप, सब टॉपिक्स के अनुसार। तो आप वो बुक भी यूज़ कर सकते हैं। मोटे तौर पे जो हमारा आज डिस्कशन हुआ है उस पर यह है कि एक तो साइकोलॉजिकली हमने अपना एटीट्यूड चेंज करना है। हमने जो एक सच्ची सुच्ची मेहनत होती है ना, उस पे हमें कभी भी शक नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई इंसान के सिर्फ ये कहने से कि ये फ़लाँ 20 वर्ड यूज़ कर लो, फ़लाँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, हमें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ गई है कि अचानक हमारा आधा या एक बैंड इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा होने नहीं वाला। आपको हमेशा धरती पे पैर रखने हैं। आपकी इम्प्रूवमेंट मेहनत के सिर पे ही होगी, बाय इंटरेक्टिंग विद अ गुड टीचर जो आपकी हेल्प कर सके। दूसरी चीज़, सैम्पल आंसर्स बुरे मत पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बुक पॉपुलर है इसलिए वो बुक अच्छी है, ऐसा नहीं है। आप यू कैन ऑलवेज ऑब्वियसली आस्क योर टीचर अबाउट इट। अगर आपको कोई अच्छे टीचर मिले हुए हैं तो वो भी आपको इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो एडवाइस मैंने आपको दी है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं इस मामले में। तो ऑलवेज रीड गुड सैम्पल आंसर्स। अगर आप ये मेंटालिटी लेके जाएंगे कि मैंने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तो ना तो आप इम्प्रेस कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। और बुरे सैम्पल आंसर्स पढ़ना ऐसे होता है जैसे बुरे संगत में रहना, ठीक। तो बुरी संगत में रहोगे तो ऑब्वियसली बुरा असर ही आएगा। तो बुरे एसेज मत पढ़ें, अच्छे एसेज पढ़ें। और वीडियो के एंड में मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप बठिंडा के आसपास रह रहे हैं, हमारा नया एकेडमिक बैच 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ वेल स्ट्रक्चर बैच और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आई डोंट केयर आपने किस इंस्टीट्यूट में पंजाब के या इंडिया के इससे पहले आइल्स क्लासेस लगाई हैं, अगर आप मेरा एकेडमिक बैच आके लगाएंगे तो आपने कभी भी इतना ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने वाला आइल्स का कोर्स नहीं देखा होगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी भी हमारे पास सीट्स पड़ी हैं, आप एडमिशन करा सकते हैं। और रिमेंबर, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8528723949, 8528723949। अगर यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉल मी। उम्मीद है ज़्यादा लंबी नहीं खींच दी होगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।